कभी सोचा है कि हमारी किताब का कागज या जिस मेज पर हम बैठते हैं वो आखिर आती कहाँ से है? आज हम जंगल, समाज और उपनिवेशवाद की एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया गया। जंगल हमारी जिंदगी में चुपचाप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और आज हम उसी छुपी हुई कहानी को सामने लाएंगे। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये छत्तीसगढ़ का एक प्राकृतिक साल का जंगल है। ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि एक जिंदा जागता सांस लेता हुआ संसार है। यहाँ हर तरह के पौधे हैं, पेड़ों की ऊंचाई अलग अलग है और ये इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, ठीक वैसा जैसा उसे होना चाहिए। और पता है, ये संसार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं उसका कागज, हमारी मेज, खाने के मसाले, चॉकलेट का तेल और यहाँ तक कि टायर का रबर भी, ये सब कुछ जंगलों से ही तो आता है। जंगल हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर दिखता नहीं, पर जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये संतुलन बिगड़ा कैसे? इसका जवाब है औपनिवेशिक विस्तार, जिसने लकड़ी के लिए एक ऐसी भूख पैदा की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये एक विशाल औपनिवेशिक लकड़ी की मशीन थी जो एक पूरे साम्राज्य को ईंधन दे रही थी। चलिए देखते हैं कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती थी। बात है 19वीं सदी की शुरुआत की। इंग्लैंड में ओक के जंगल तेजी से गायब हो रहे थे और रॉयल नेवी को अपने जहाज बनाने के लिए मजबूत लकड़ी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि भाई शाही ताकत बनाए रखने के लिए जहाज़ों का होना बहुत जरूरी था। इसलिए उनकी नज़र भारत जैसे उपनिवेशों के विशाल वन संसाधनों पर पड़ी। और फिर 1850 के दशक में रेलवे के आने से लकड़ी की मांग तो जैसे आसमान ही छू गई। पूरे भारत में पटरियां बिछाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, वो भी बहुत सारी। आप देख सकते हैं कि कैसे विशाल लट्ठों को ढोने के लिए हाथियों का इस्तेमाल हो रहा था। ये कोई छोटी मोटी कटाई नहीं थी, ये तो एक तरह से औद्योगिक पैमाने पर जंगलों का सफाया था। इस मांग का पैमाना समझना शायद मुश्किल हो, लेकिन चलिए इस आंकड़े से कोशिश करते हैं। रेलवे ट्रैक के सिर्फ 1 मील के लिए, यानी करीब 1.5 किलोमीटर के लिए 2000 लकड़ी के स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी। यही स्लीपर्स पटरियों को अपनी जगह पर टिकाए रखते थे। और ये मांग रुकी नहीं, बल्कि बढ़ती ही चली गई। 1946 तक भारत में रेलवे नेटवर्क 7,65,000 किलोमीटर तक फैल चुका था। सोचिए, ये पूरा का पूरा नेटवर्क जंगलों की लकड़ी पर खड़ा किया गया था। इसके लिए कितने लाखों करोड़ों पेड़ों को काटा गया होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए औपनिवेशिक सरकार को एक सिस्टम चाहिए था, और उन्होंने इसे नाम दिया जंगल का वैज्ञानिक प्रबंधन। एक ऐसा सिस्टम जिसने भारत के जंगलों की शक्ल ही हमेशा के लिए बदल दी। तो ये वैज्ञानिक वानिकी आखिर थी क्या? बहुत सीधा सा हिसाब था। प्राकृतिक तरह तरह के पेड़ों वाले जंगलों को काट दो और उनकी जगह एक ही तरह के कीमती पेड़ जैसे सागौन या साल एकदम सीधी लाइनों में लगा दो। इसे लागू करने का काम एक जर्मन विशेषज्ञ डाइटरिच ब्रैंडिस को सौंपा गया, जो भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बने। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ साफ साफ बता देती है। बाईं ओर है एक असली जीता जागता घना जंगल और दाईं ओर है वैज्ञानिक वानिकी का नतीजा, सीधी कतारों में खड़े पेड़ जैसे कोई फैक्ट्री हो। ये जंगल नहीं है, ये तो पेड़ों का खेत है। अंतर जमीन आसमान का है। अब इस नए सिस्टम को कानूनी जामा पहनाने के लिए 1878 का भारतीय वन अधिनियम बनाया गया। इसने जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया: आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन। मतलब सबसे अच्छे जंगल आरक्षित कर दिए गए, जहां से गांव वाले अपने इस्तेमाल के लिए एक पत्ता तक नहीं ले सकते थे। ये स्थानीय समुदायों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो इन नए कानूनों का उन लोगों पर क्या असर हुआ जो पीढ़ियों से इन्हीं जंगलों में रहते आए थे? उनके लिए ये सिर्फ एक कानून नहीं था, उनकी तो पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई थी। यहाँ हम जंगल को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए देख सकते हैं। गांव वालों के लिए जंगल उनका जीवन था। ईंधन, चारा, भोजन, दवा सब कुछ वहीं से मिलता था। लेकिन औपनिवेशिक वनपाल के लिए जंगल सिर्फ एक चीज थी: पैसा बनाने का जरिया। जहाजों और रेलवे के लिए लकड़ी और सरकार के लिए राजस्व। इन 2 दुनियाओं में कोई मेल था ही नहीं, सिर्फ टकराव था। नतीजा ये हुआ कि जो काम वो सदियों से करते आ रहे थे,
शिकार करना, मवेशी चराना, फल जड़ें इकट्ठा करना, वो सब अचानक से गैरकानूनी हो गया। लोगों को या तो अपने ही जंगलों से चोरी करने पर मजबूर होना पड़ा या फिर भूखे मरने के लिए। उनकी हताशा और बेबसी इस याचिका में साफ छलकती है, जो 1892 में बैगा समुदाय ने भेजी थी। हमारे पास कोई अनाज नहीं है, हम रोज भूखे मरते हैं, हमारी एकमात्र संपत्ति हमारी कुल्हाड़ी है, अब हम भोजन की कमी से मर रहे हैं। ये उनकी बेबसी की सीधी दिल दहला देने वाली आवाज है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ गांव वालों को पेट भरने के लिए शिकार करने से रोक दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश अधिकारी और राजा बड़े बड़े जानवरों के शिकार को एक खेल बना रहे थे। ये उस समय की प्राथमिकताओं को साफ साफ दिखाता है। और ये खेल किस पैमाने पर था, जरा अंदाजा लगाइए। 1875 से 1925 के बीच सिर्फ 50 सालों में इनाम के लिए 80,000 से ज्यादा बाघ मार दिए गए। और इसके पीछे सोच ये थी कि जंगली जानवरों को मारकर भारत को सभ्य बनाया जा रहा है। इस सोच ने वन्य जीवों की आबादी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। जाहिर है ये दमनकारी नीतियां ज्यादा दिन नहीं चल सकती थीं। जब लोगों को बिल्कुल कगार पर धकेल दिया गया तो उन्होंने जवाब दिया। इसने संघर्ष और फिर खुले विद्रोह को जन्म दिया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है बस्तर का विद्रोह। ये नक्शा बस्तर क्षेत्र को दिखाता है, जो 1910 में एक बड़े विद्रोह का केंद्र बना। गुंडाधुर जैसे नेताओं के नेतृत्व में वन समुदायों ने नए कानूनों, बढ़े हुए लगान और जबरन मजदूरी के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, ये एक ग्लोबल पैटर्न था। जावा में डचों ने ठीक इसी तरह के वानिकी कानून लागू किए, जिससे कलांग जैसे समुदायों ने भी प्रतिरोध किया, और वहां सुरोंतिको सामिन के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ। तो इन औपनिवेशिक नीतियों की विरासत आज भी हमारे साथ है। समय के साथ विचार बदले जरूर हैं, लेकिन पुराने संघर्ष किसी न किसी रूप में आज भी जारी हैं। 1980 के दशक से सरकारों को ये बात समझ आने लगी है कि सिर्फ व्यावसायिक वानिकी से काम नहीं चलेगा। अगर हमें जंगलों को बचाना है तो उन स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत जरूरी है, जो असल में उन जंगलों के पास रहते हैं। ये सोच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, और ये हमें आज के एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम संसाधनों की अपनी आधुनिक जरूरत और उन लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं, जो सदियों से जंगलों को ही अपना घर कहते आए हैं। शायद इस इतिहास को समझने से ही हमें इस सवाल का जवाब खोजने में कुछ मदद मिल सकती है।